फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1989 में अस्तित्व में आया। त्रिपुरा उन कुछ चुनिंदा रियासतों में से एक थी जिसने ब्रिटिश शासन में भी अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखा। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ने औपचारिक रूप से भारतीय संघ में विलय कर लिया। 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गठन के कारण त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों का भारी संख्या में आगमन हुआ। त्रिपुरा उपजाति युवा समिति TUJS का गठन किया गया। विजय रांखल के नेतृत्व में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स TNV नामक एक और संगठन अस्तित्व में आया। त्रिपुरा में एक नए और अधिक उग्र आंदोलन को जन्म दिया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र त्रिपुरी राष्ट्र जहां विविध संस्कृतियां और इतिहास आपस में घुले मिले हैं, एक ऐसा अंधकारमय अध्याय शुरू हुआ जिसने त्रिपुरा की किस्मत को कई दशकों तक नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसे हम NLFT के नाम से जानते हैं, The National Liberation Front of Tripura, former militants of the NLFT and Royal Borok Army. The National Liberation Front of Tripura. The National Liberation Front of Tripura. From the National Liberation Front of Tripura. National Liberation Front of Tripura. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1989 में अस्तित्व में आया। एक ऐसा संगठन जो जातीय तनावों, जनसंख्या में आए बदलावों और अपनी पहचान की तीव्र तलाश से जन्मा था। ये डॉक्यूमेंट्री NLFT की उत्पत्ति, इसकी विचारधारा और इसके प्रभावों की गहराई से पड़ताल करती है। एक ऐसा संगठन जिसने एक पूरे राज्य को अपने शिकंजे में ले लिया था। आइए त्रिपुरा के इस विद्रोह की जटिल परतों को खोलें, उन कारणों को समझें जिन्होंने इसकी आग को भड़काया और उन रास्तों को भी खोजें जो अंततः शांति तक पहुंचे। त्रिपुरा ऐतिहासिक रूप से एक रियासत थी जिस पर माणिक्य वंश का शासन था। इस वंश ने सदियों तक राज्य पर राज किया और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भी त्रिपुरा ने अपनी संप्रभुता बनाए रखी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने यहां एक राजनीतिक एजेंट की नियुक्ति की थी जिसका उद्देश्य रियासत के साथ ब्रिटेन के संबंधों की निगरानी करना और संवाद बनाए रखना था। त्रिपुरा उन कुछ चुनिंदा रियासतों में से एक थी जिसने ब्रिटिश शासन में भी अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखा। 1947 में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य का निधन हो गया, जिसके बाद उनके नाबालिग पुत्र किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य ने त्रिपुरा की गद्दी संभाली। उस समय त्रिपुरा एक स्वतंत्र रियासत के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ने औपचारिक रूप से भारतीय संघ में विलय कर लिया। इसके बाद नवंबर 1956 में त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। वर्षों की प्रशासनिक यात्रा और राजनीतिक विकास के बाद आखिरकार 1 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और वह भारत गणराज्य का एक संवैधानिक राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद त्रिपुरा में जनसांख्यिकीय दृष्टि से बड़े बदलाव देखने को मिले। 1947 में भारत के विभाजन और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, के गठन के कारण त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों का भारी संख्या में आगमन हुआ। इस अचानक हुए जनसंख्या विस्थापन का सबसे बड़ा असर वहां के मूल आदिवासी समुदायों पर पड़ा। 1947 में जहां आदिवासी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 93% थी, वह 1981 तक घटकर केवल 28.5% रह गई। इस बदलाव के कारण आदिवासियों की जमीन छीनती चली गई। वे आर्थिक रूप से हाशिए पर चले गए और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी कमजोर पड़ने लगी। इससे आदिवासी समुदायों और बंगाली प्रवासियों के बीच गहरे जातीय तनाव उभर आए, जो आगे चलकर राजनीतिक आंदोलनों और उग्रवाद का कारण बने। इन चुनौतियों के जवाब में त्रिपुरा में कई आदिवासी आंदोलन और संगठनों का उदय हुआ। 1967 में त्रिपुरा उपजाति युवा समिति TUJS का गठन किया गया, जिसने आदिवासी अधिकारों की रक्षा और कोकबोरोक भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की मांग को लेकर संघर्ष शुरू किया। इसके बाद 1978 में विजय रांखल के नेतृत्व में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स TNV नामक एक और संगठन अस्तित्व में आया। इस संगठन का उद्देश्य बंगाली प्रवासियों को राज्य से बाहर निकालना और आदिवासियों की खोई हुई जमीन को वापस दिलाना था। TNV ने एक लंबे समय तक सशस्त्र विद्रोह किया और अंततः 1988 में भारत सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर संघर्ष का रास्ता छोड़ा। यह शांति प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, लेकिन सभी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं थे और यहीं से एक नया उग्र अध्याय शुरू हुआ। TNV के शांति समझौते से उपजे असंतोष ने त्रिपुरा में एक नए और अधिक उग्र आंदोलन को जन्म दिया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT।
1989 में धनंजय रियांग, जो पहले टीएनवी के एक वरिष्ठ नेता रह चुके थे, ने इस संगठन की स्थापना की। एनएलएफटी का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र त्रिपुरी राष्ट्र की स्थापना करना था। इसके एजेंडे में भारत से अलगाव, सेसेशन, आदिवासी जमीनों की पुनर्बहाली और आदिवासी संस्कृति व पहचान की रक्षा शामिल थी। समय के साथ एनएलएफटी ने उग्रवाद की राह पकड़ ली और एक सशस्त्र विद्रोही संगठन के रूप में उभरा। यह संगठन त्रिपुरा में लंबे समय तक हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा, जिसमें बम धमाके, अपहरण, हत्या और जबरन वसूली जैसी घटनाएं शामिल थी। एनएलएफटी की इन गतिविधियों के चलते भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह सशस्त्र विद्रोह 3 दशकों से भी अधिक समय तक चला और राज्य की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित करता रहा। एनएलएफटी की स्थापना 12 मार्च 1989 को धनंजय रियांग द्वारा की गई, जो कि त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स टीएनवी के पूर्व उप प्रमुख रह चुके थे। उन्होंने यह संगठन टीएनवी के भारत सरकार के साथ हुए शांति समझौते का विरोध करते हुए खड़ा किया। एनएलएफटी का जन्म उस समय हुआ जब त्रिपुरा में जातीय तनाव अपने चरम पर थे। बांग्लादेश से भारी संख्या में आए बंगाली प्रवासियों के कारण राज्य की जनसंख्या संरचना में व्यापक बदलाव आया, जिससे वहां के मूल त्रिपुरी आदिवासी समुदाय खुद को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस करने लगे। इस सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के क्षरण के चलते त्रिपुरा को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मांग ने गति पकड़ी और यहीं से एनएलएफटी का आधार मजबूत हुआ। संगठन के संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि वह हिंदुस्तानी साम्राज्यवादी शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा और उसकी सदस्यता जाति, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना सभी को दी जा सकती है। हालांकि व्यवहार में एनएलएफटी को अक्सर ईसाई राष्ट्रवाद से जोड़ा गया। विभिन्न रिपोर्टों में यह आरोप लगाए गए कि संगठन ने त्रिपुरा में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए और कुछ क्षेत्रों में ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण की घटनाएं हुई। इन घटनाओं ने स्थानीय समाज में सांप्रदायिक तनाव और भी बढ़ा दिए और त्रिपुरा के बहुसांस्कृतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। अपने पूरे अस्तित्व के दौरान एनएलएफटी के नेतृत्व में कई बार बदलाव हुए, जिससे संगठन के भीतर विभिन्न गुटों का गठन हुआ। ये गुट अक्सर स्वतंत्र रूप से काम करते थे और उनके उद्देश्य तथा रणनीतियां भी एक दूसरे से भिन्न होती थी, जिससे आंदोलन की दिशा कई बार बिखरती रही। सबसे प्रमुख गुटों में से एक था एनएलएफटी बिस्व मोहन, एनएलएफटी बीएम, जिसका नेतृत्व बिस्व मोहन देबबर्मा ने किया। यह गुट 2024 तक सक्रिय रहा और अंततः संगठन के विघटन तक इसकी गतिविधियां चलती रहीं। इसके अलावा एनएलएफटी नयनबासी, एनएलएफटी एन, जो नयनबासी जमातिया के नेतृत्व में था, 2004 तक सक्रिय रहा। एनएलएफटी परिमल देबबर्मा, एनएलएफटी पीडी गुट, परिमल देबबर्मा के नेतृत्व में 2024 तक कार्य करता रहा। एनएलएफटी प्रभात जमात्या, एनएलएफटी पीजे, प्रभात जमात्या के नेतृत्व में था और 2014 तक सक्रिय रहा, जबकि एनएलएफटी सुबीर देबबर्मा, एनएलएफटी एसडी गुट 2019 तक सक्रिय रहा। इन सभी गुटों के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों के चलते संगठन कई बार विभाजित हुआ, जिससे आंदोलन की शक्ति और प्रभाव दोनों कमजोर हुए। इस आंतरिक बिखराव ने एनएलएफटी को एकजुट और संगठित विद्रोही ताकत बनने से रोके रखा और इसका असर उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी पड़ा। हालांकि भारत सरकार ने एनएलएफटी को 1967 के गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। इसके बावजूद यह संगठन अपने संचालन को जारी रखने में सफल रहा। इसका प्रमुख कारण था त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच फैली 856 किलोमीटर लंबी सीमा, जो काफी हद तक खुली और छिद्रपूर्ण थी। एनएलएफटी ने इस सीमा का भरपूर फायदा उठाया और अपने ठिकाने पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थापित कर ली। ऐसी कई रिपोर्टें सामने आई जिनमें कहा गया कि इस संगठन को बाहरी संस्थाओं से भी सहायता मिल रही थी, खास तौर पर त्रिपुरा बैप्टिस्ट चर्च यूनियन टीबीसीयू पर एनएलएफटी को समर्थन देने के आरोप लगाए गए। कहा गया कि संगठन को कुछ धार्मिक संस्थाओं से वित्तीय और वैचारिक मदद मिल रही थी। हालांकि चर्च ने इन सभी आरोपों का सख्ती से खंडन किया और किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता से इनकार किया।
फिर भी इन आरोपों ने त्रिपुरा में धार्मिक और सामाजिक तानाबाना और अधिक संवेदनशील बना दिया, जिससे स्थानीय समुदायों में अविश्वास और तनाव और बढ़ गया। 1989 में अपनी स्थापना के 2 साल बाद 1991 में NLFT ने अपनी सशस्त्र शाखा नेशनल होली आर्मी का गठन किया, जिसने संगठन की उग्र गतिविधियों की शुरुआत को औपचारिक रूप से चिन्हित किया। इसके बाद 1992 से 2001 के बीच यह संगठन पूरी तरह हिंसक रास्ते पर उतर आया। इस अवधि में NLFT ने कुल 81 आतंकी हमले किए, जिनमें 764 निर्दोष नागरिकों और 184 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। 1997 में संगठन के संस्थापक धनंजय रियांग ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, लेकिन इससे संगठन की गतिविधियां थमी नहीं। 7 अगस्त 1998 को NLFT ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 4 वरिष्ठ नेताओं का अपहरण कर लिया, जो आज तक लापता हैं और मृत माने जाते हैं। इसके बाद 20 मई 2000 को त्रिपुरा के बागबेर शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया, जिसमें 25 बंगाली हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। 2001 तक NLFT की हिंसा चरम पर थी। सिर्फ 1 वर्ष में इसने 826 हमले किए, जिनमें 405 लोग मारे गए और 881 लोगों का अपहरण किया गया। 17 दिसंबर 2004 को NLFT के नयनबासी गुट ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOS पर हस्ताक्षर किया और 138 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। फिर भी संगठन के अन्य गुट हिंसा में संलग्न रहे। 2005 से 2015 के बीच NLFT कुल 317 घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा, जिनमें 62 नागरिकों और 28 सुरक्षा कर्मियों की जान गई। अंततः 10 अगस्त 2019 को बिस्व मोहन देबबर्मा के नेतृत्व वाले NLFT गुट ने भी भारत सरकार के साथ एक शांति समझौता किया और 88 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन सबसे निर्णायक मोड़ आया 4 सितंबर 2024 को, जब भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ONIL त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के बीच एक व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ने त्रिपुरा में 35 वर्षों से चल रही उग्रवाद की समस्या को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद 24 सितंबर 2024 को एक बड़ा आत्मसमर्पण समारोह आयोजित किया गया, जहां NLFT और ATTF के कुल 584 उग्रवादियों ने हथियार डाले। इनमें से 328 कैडरों को पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा 250 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस अवसर पर राज्य को उग्रवाद मुक्त घोषित किया और जनजातीय विकास व समावेशी शांति की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। हालांकि NLFT की मुख्य गतिविधियां त्रिपुरा तक ही सीमित थीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसकी मौजूदगी को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। NLFT ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपने संचालन का केंद्र नहीं बनाया। अरुणाचल प्रदेश में जिन उग्रवादी संगठनों की सक्रियता स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है, वे हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSSN-IM और NSSN-SK और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA। ये संगठन खास तौर पर तिरप और चांगलांग जिलों में सक्रिय रहे हैं। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के अनुसार NLFT की अरुणाचल में कोई उल्लेखनीय या संगठित उपस्थिति नहीं रही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि NLFT की गतिविधियां त्रिपुरा के भीतर ही केंद्रित रही और अरुणाचल प्रदेश में उसका कोई प्रभावशाली संचालन नहीं रहा। NLFT का उभार त्रिपुरा के आदिवासियों में पहचान, संस्कृति और अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ उपजा एक उग्र आंदोलन था। लेकिन आज त्रिपुरा उस अंधेरे दौर को पीछे छोड़ते हुए शांति और विकास की राह पर है। जहां कभी हिंसा होती थी, अब वहां प्रगति की बुनियाद रखी जा रही है। अगरतला एक उभरता हुआ सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बन चुका है और कोकबोरोक भाषा को भी अब सरकारी मान्यता व सम्मान मिल रहा है। त्रिपुरा के युवा अब बंदूक नहीं, कलम और तकनीक के साथ एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही है त्रिपुरा की